नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के एक चैप्टर मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक की, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एक अभेद्य और शक्तिशाली दुर्ग के रूप में जाना जाता है। वीरता और बलिदान की घटनाओं के लिए तो चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है ही, साथ ही स्थापत्य कला की दृष्टि से भी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपने आप में एक अनूठा दुर्ग है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप एक विशाल पर्वत शिखर पर बना यह दुर्ग गिरिदुर्ग का एक सुंदर उदाहरण है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जें, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार, किले तक पहुंचने का टेढ़ा मेढ़ा सर्पिला मार्ग, इन सब विशेषताओं ने इसे एक विकट और अभेद्य दुर्ग का रूप प्रदान किया है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एक प्राचीन दुर्ग है और एक जनश्रुति के अनुसार यह दुर्ग जो है महाभारत काल में भी विद्यमान था, और जो साक्ष्य है उनके आधार पर पता चलता है कि मौर्य वंश शासकों का इससे संबंध था। मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार श्यामल दास ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा, और उसी का अपभ्रंश चित्तौड़गढ़ के रूप में जाना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक मानमोरी था, जिसके द्वारा निर्मित एक तालाब भी इस किले के भीतर आज भी विद्यमान है। मेवाड़ के गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस अंतिम मौर्य शासक को पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यह चित्तौड़गढ़ के सुदृढ़ अभेद्य दुर्ग का एक विहंगम दृश्य है, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपने आप में वीरता और शौर्यता की अनेकों कहानियाँ, इतिहास का साक्षी रहा है, अपने आप में अनेकों कहानियाँ समेटे हुए है। और मध्यकालीन इतिहास में यह दुर्ग भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ के शासकों ने बाहरी आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया। 3 बड़े साके इस दुर्ग ने देखे हैं, जिसमें हजारों वीरों ने केसरिया बाना पहनकर अपनी आन बान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, और अनेक वीर लल्लाओं ने जौहर की ज्वाला में भस्म होकर यहाँ के गौरव को और अधिक बढ़ा दिया। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अप्रतिम वीरता, स्वाभिमान, आन बान पर मिटने वालों की का प्रतीक यह विशाल दुर्ग जो है राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है एक महत्वपूर्ण दुर्ग के रूप में राजस्थानी नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में जाना जाता है, और इसी कारण से क्योंकि ये एक सुदृढ़ और अभेद्य दुर्ग था, तो ऐसे में दिल्ली के शासकों के लिए इस दुर्ग पर आक्रमण करके इस दुर्ग को प्राप्त करना, और साथ ही साथ में जो अन्य पड़ोसी राज्य थे उनके लिए भी इस दुर्ग को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा स्वप्न हुआ करता था। और ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखता था, अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण भारत को जीतने का जो मानस बनाया, उसके तहत दक्षिण तक विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम राजपूताना के 2 सुदृढ़ अभेद्य दुर्ग जो 1301 में रणथंभौर पर उसने विजय प्राप्त की, और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के साथ में जो एक बड़ी बात है कि एक महत्वपूर्ण अभेद्य दुर्ग था, सुदृढ़ दुर्ग था। मालवा गुजरात की ओर जाने वाले मार्ग में आने वाले ये दोनों महत्वपूर्ण दुर्ग जो है वो दिल्ली और केंद्र के शासकों के लिए हमेशा से प्राप्त करने की उनकी जो इच्छा थी वो रहती थी। ऐसे में ये दुर्ग प्राप्त करना उसके लिए अनिवार्य था, और उसने यहाँ पर आक्रमण करके अधिकार किया। और इसके साथ में हमें एक महत्वपूर्ण घटना जो चित्तौड़गढ़ की दुर्ग के साथ में जुड़ी है, रानी पद्मिनी जो राणा रत्न सिंह की पत्नी थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसकी सुंदरता के बारे में सुना तो उसे प्राप्त करने के लिए, उसे देखने के लिए वो ललायत हो उठा, और ऐसे में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यह भी एक कारण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतकर उसका नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया, और इस दुर्ग को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया।
कुछ समय तक यह लगभग संभवतः 1311 तक ये खिज्र खां के पास में रहा और उसके पश्चात जो है यह दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मालदेव सोनगरा को वहाँ का हाकिम नियुक्त कर दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात हमीर सिसोदा ने इस दुर्ग को जीत लिया और यहीं से सिसोदिया वंश का प्रारंभ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेवाड़ में 2 राजवंशों ने शासन किया, गुहिल वंश और सिसोदिया वंश। गुहिल वंश जिसकी सर्वप्रथम हमने बात की कि बप्पा रावल जो है उसके द्वारा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को अपने अधीन किया गया और यहाँ पर हमीर सिसोदा, जहाँ से सिसोदिया वंश का प्रारंभ होता है, हमीर सिसोदा ने इस दुर्ग को जीत लिया। इसके पश्चात हम बात करेंगे विशेष रूप से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो स्मारकों पे है और इसके अंतर्गत हम टूरिज़्म के अंतर्गत कैसे दुर्ग जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो दुर्ग की स्थापत्य कला, इसका बेजोड़ अनुपम उदाहरण हमें चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में देखने को मिलता है। और चित्तौड़गढ़ की जो दुर्ग है उसके अंदर जो करने के जो द्वार हैं, दुर्ग स्थापत्य की अगर बात करें तो 7 विशाल द्वार है जिनसे होकर जो है दुर्ग के अंदर पहुंचा जाता है और इनके जो नाम है पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल और राम पोल। तो इस प्रकार से ये जो 7 प्रमुख द्वार है जो चित्तौड़ के दुर्ग को और अधिक अभेद्य बनाते हैं और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का जो है महत्व और अधिक बढ़ाते हैं। इस प्रकार से ये द्वार हमें यहाँ दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग जो है इसके अंदर बहुत सारे पुराने महल, स्मारक, मंदिर, स्तंभ, जलाशय, बावड़ियाँ और शस्त्रागार, अन्नागार, गुप्त सुरंग आदि दिखाई देते हैं, आदि मिलते हैं। तो स्थापत्य कला की दृष्टि से यह दुर्ग जो है वो अपने आप में बहुत ही अनुपम और बेजोड़ है। जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पर गुहिल वंश का आधिपत्य रहा, उसके बाद में विभिन्न कालों में ये मौर्य, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, खिलजी, सोनगरे चौहानों और मुगलों के अधीन भी रहा। इस तरीके से बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी जो है यह चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वह रहा है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की जैसे कि हम बात करें कि इसमें बहुत सारे दरवाजे और उन पोलों को सुरक्षा की दृष्टि से, साथ ही साथ में अभेद्यता की दृष्टि से यह जो दरवाजे हैं यह अपने आप में इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें जो 7 प्रवेश द्वार है ये एक सुदृढ़ प्राचीर के द्वारा परस्पर जुड़े हैं, जिसमें प्रथम दरवाज़ा पाडन पोल कहलाता है। इसके बाद में जो दूसरा द्वार है वो भैरव पोल और तीसरा द्वार हनुमान पोल कहलाता है, जिसमें देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित है। और इसके पश्चात जो है अगले जो दरवाजे हैं वो है गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और 7वां और अंतिम दरवाज़ा राम पोल है। तो इस प्रकार से ये इसके प्रमुख द्वार हैं और उत्तर दक्षिण दिशा में लघु प्रवेश द्वार या खिड़कियां बनी है, जिनमें उत्तरी दिशा की खिड़की लाखोटा की बारी कहलाती है। तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हमें बहुत सारे द्वार और बहुत सारे भवन और स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर हमें विशेष रूप से जो स्मारक दिखाई देते हैं, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल, कुंभ श्याम का मंदिर, मीरा मंदिर, कालिका माता का मंदिर, समाधीश्वर मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, रत्नेश्वर, कुंभ सागर तालाब, भीमताल, जमल फत्ता कला राठौर की छतरियाँ, झाली बाव जो एक बावड़ी है झाली रानी के द्वारा बनाया गया, और इस प्रकार से हमें अनेक स्मारक दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम स्मारकों की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम यह स्मारक जो है यह विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और यह जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह विजय स्तंभ जो है वो मालवा गुजरात जो विजय प्राप्त की थी उसके विजय के जश्न के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। और इसके तथा 1440 में इसका निर्माण करवाया गया। यह विशाल कला स्तंभ 47 फीट के चौकोर और 10 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर बना है। 9 खंडों के इस भव्य स्मारक के अंदर 157 सीढ़ियाँ बनी है,
इस स्तंभ की आधार पर चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 120 फीट है। और कहते हैं कि इसका कुछ भाग जो है बिजली गिरने से ऊपर का कुछ खंड खंडित हो गया था, तो ऐसे में महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका फिर से इसको रिनोवेट करवाया गया। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कीर्ति स्तंभ की। किले की पूर्वी प्राचीर के पास कीर्ति स्तंभ खड़ा है। इस स्तंभ का निर्माण जीजा नामक जैन धर्मावलंबी ने 12वीं शताब्दी में करवाकर इसे भगवान आदिनाथ को समर्पित किया था। यह 75 फीट ऊंचा है तथा आधार पर इसकी परिधि 30 फीट है। घुमावदार सीढ़ियाँ अंदर की ओर बनी है जिनसे 5वें खंड तक पहुँचा जा सकता है। स्तंभ के बाहरी भाग पर तीर्थंकरों और जैन साधुओं की अनगिनत बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो बनी हुई है। पास ही एक जैन मंदिर के खंडर बने हैं जिसका चित्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यह रानी पद्मिनी का महल है। यह एक तालाब में बना हुआ है और जब कहा जाता है कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और उसकी जो इच्छा थी रानी पद्मिनी को एक बार देखने की, तो इस महल के भीतर से छवि दिखाकर एक शीशे के अंदर छवि दिखाकर अलाउद्दीन खिलजी को दिखाने का प्रयास किया गया। इस घटना को यहाँ माना जाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ में यह के आक्रमण के समय की ये घटना जुड़ी हुई है। तो ये रानी पद्मिनी का महल है और इस घटना के पश्चात ही अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था उसके बाद में जो है राणा रत्न सिंह और उनके जो वीर साथी थे उन्होंने केसरिया बाना पहना और अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े और रानी पद्मिनी ने हजारों स्त्रियों के साथ में जौहर रचाया। तो ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण, इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना का साक्षी और स्थापत्य का बेजोड़ नमूना दिखाई देता है। साथ ही साथ में जब हम यहाँ की बात करते हैं तो किले के अंदर अनेक छोटे और बड़े कलात्मक मंदिर बने हैं जिनका निर्माण विभिन्न समय पर हुआ। हिंदू स्थापत्य के ये मंदिर बहुत सुंदर उदाहरण है और ये जो मंदिर हमें ये दिखाई देता है, ये मंदिर कुंभ शाम का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ भगवान विष्णु की वराह अवतार की पूजा की जाती है। ये समाधेश्वर मंदिर है जो मध्यकालीन स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मालवा के परमार शासक राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। महाराणा मोकल ने 1448 में इसका जीर्णोद्धार भी करवाया। यह कालिका माता का मंदिर है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर बना हुआ है और इसके साथ में मीरा मंदिर जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है जिसमें बहुत 4 मंडप वाले कक्ष बने हैं और खुली वेदिकाएं और बहुत सुंदर एक मंदिर जो है अपने आप में अनुपम और बेजोड़ मंदिर जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से श्रृंगार चौरी जो एक जैन मंदिर है उसका वह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही ये समाधेश्वर मंदिर जिसकी हमने बात की, जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ में यहाँ पर शिलालेख भी मिलते हैं। और साथ ही काली का जो मंदिर है उसके यह एक प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया और महाराणा जो कुंभ शाम का मंदिर है उसे 1448 में बनवाया गया। इस प्रकार से स्थापत्य की दृष्टि से बेजोड़ मंदिर, एक से बढ़कर एक मंदिर जो है वो हमें दिखाई देते हैं चित्तौड़गढ़ के इस भव्य दुर्ग के अंतर्गत। यह चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है। जिन पुल की हम चर्चा कर रहे थे, ये प्रथम द्वार जो है वो दुर्ग के अंदर प्रवेश करने का है। यह चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बना एक महल है जिसके खंडर और अवशेष हमें यहाँ दिखाई देते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का एक बहुत ही अनूठा विहंगम दृश्य जो है वो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जहाँ हमें विशाल परकोटा, बड़ी बड़ी सुदृढ़ अभेद्य प्राचीरों के बीच में बने हुए बुर्ज और बहुत सारे मंदिर और भवन स्मारकों के अवशेष हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में एक और अपना गौरव से सिर उठाए खड़ा विजय स्तंभ जो है
वो हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जहाँ पर बहुत तरीके के, न केवल एक या दो कुछ प्रकार की चीज़ें, बल्कि यहाँ पर हमें पुराने महल, भव्य देव मंदिर, जलाशय, विशाल बावड़ियाँ, शस्त्रागार और जिनके हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर हमें बहुत तरीके की मतलब नवलखा भंडार है, तोपखाना है, लघु दुर्ग के रूप में एक छोटा दुर्ग हमें दिखाई देता है, देव मंदिर। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस दुर्ग में देव मंदिरों की भरमार है। और इस प्रकार से प्राचीन मंदिर, जैन मंदिर, ये सब चीज़ें जो ये दिखाई देती है। तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपने आप में एक सुदृढ़ अभेद्य दुर्ग है। दुर्ग के अन्य ऐतिहासिक स्थल जो है उसमें भामाशाह की हवेली और तोपखाना जिसकी हम बात कर चुके हैं, और ये सब चीज़ें जो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है। और इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इतिहास की गौरवशाली और अनमोल सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पूरे के पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है। और अपने आप में राजपूती मान मर्यादा सबको समेटे हुए बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं को जीवंत और सजीव करता हुआ यह चित्र जो है वो हमारे इतिहास के राजस्थान, जो इतिहास है राजस्थान का, चित्तौड़गढ़ का जो इतिहास है उसका यह साक्षी है। और इस रूप में हम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को देखते हैं राजस्थान के एक महत्वपूर्ण दुर्ग के रूप में, जो राजस्थानी आन बान और गौरव का प्रतीक है। और जहाँ पर 3 बड़े शाके युद्ध ने शाके जो है इस दुर्ग के द्वारा देखे गए। स्वाभिमान, वीरता, आन पर मिटने की लालसा, और ये सब चीज़ें जो है इस दुर्ग को अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग के रूप में बनाते हैं। और इसी कारण से कहा गया है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया।